दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 अप्रैल। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। निशाने पर व्यवसायी है, कभी हत्या तो कभी लूट की घटनाएं आम हो गई है। ताज़ा मामला पटना के फुलवारी शरीफ का है, जहां स्वर्ण व्यवसायी से 25 लाख रुपए के सोने की लूट की गई है। इस दौरान अपराधियों का विरोध करने वाले व्यवसायी को गोली मार दी गई है, जिससे वे बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। व्यवसायी की पहचान मित्र मंडल कॉलोनी निवासी सतीश कुमार वर्मा के रूप में की गई है। वहीं सीवान में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से अपराधियों ने कल दिन दहाड़े करीब 26 लाख रुपए की लूट कर ली है। घटना सीवान शहर के स्टेशन रोड रामराज्य मोड़ की है, जहां हथियार से लैस अपराधियों ने बैंक में घुस करके करीब 26 लाख रुपए लूट लिए हैं, जहां अपराधी भी फरार हो गए हैं। घटना के बाद एसपी सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और फिर जांच में जुट गई है। जहां अपराधी 5 की संख्या में आए थे, इसमें 2 ग्राहक बनकर के आए थे। बैंक के अंदर एक महिला को बंधक बना करके लूट की घटना को अंजाम दिया गया। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से कब्र से शवों के गायब होने का मामला सामने आया है। जब बिहार के सुपौल में शव के गायब होने के बाद अब नई घटना बिहार के अररिया जिले की है, जहां के रानीगंज थाना क्षेत्र के बिस्कोटोरिया गांव में कब्र में दफनाए गए शवों की चोरी हुई है। ग्रामीणों ने बताया है कि बीते 3 दिनों में 2 कब्र से शव यानी कि कंकाल की चोरी कर ली गई है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंच करके जांच में जुट गई है। कब्र से शव गायब होने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने स्थानीय तांत्रिक पर शव को गायब करने का आरोप लगाया है। कब्र को खोद करके शव को गायब किया गया है। स्थानीय रामकिशन ऋषिदेव ने बताया है कि गांव के ही 2 मृतकों के शव को निकाला गया है। ग्रामीणों के मुताबिक 2 माह पहले परमेश्वरी ऋषिदेव की मौत हो गई थी। ग्रामीणों के मुताबिक गांव का एक ओझागुनी करने वाले विल्सन ऋषिदेव नाम के ही तांत्रिक ने कंकाल की चोरी की है। इस घटना के बाद से अभी तक कथित तांत्रिक मौके से फरार है। ग्रामीणों ने जब इसकी सूचना पुलिस को दी तो फिर अब रानीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फिर मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दूं कि बिहार में कब्र से शव चुराने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले सुपौल में भी ऐसी घटना सामने आई थी, जो आपको केडीबी लैब के माध्यम से बताया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। आज पटना में पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे और डीजल की कीमत में 53 पैसे की कमी आई है। आज पटना में पेट्रोल 116 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, वहीं डीजल 101 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मंगलवार को पटना में पेट्रोल 116 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर और डीजल 101 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों में कई जिलों में मामूली वृद्धि हुई है, तो फिर कई जिलों में राहत भी मिली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मौसम में प्रदेश के कुछ जिलों में लू और कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जाहिर की गई है। खास करके बिहार में दक्षिणी पश्चिमी एवं दक्षिणी मध्य भाग में बक्सर, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर एवं गया, पटना, शेखपुरा, नालंदा में 2 दिनों तक लू की स्थिति बने रहने के आसार जताया गया है। जब दक्षिणी मध्य भाग में पछुआ हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। जब वहीं 48 घंटे के दौरान दक्षिणी पश्चिमी एवं दक्षिणी मध्य भाग वाले स्थानों के तापमान में सामान्य से 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी। जब वहीं उत्तर पूर्व जिलों अररिया, किशनगंज में अगले 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। जब बिहार में सबसे गर्म स्थान डेहरी रहा, जहां का तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री की गिरावट के साथ 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम का यह हाल अगले 2 दिनों तक बना रहेगा। कोसी सीमांचल और फिर पूर्व बिहार के बांका के अलावा भागलपुर, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में भी कमोबेश इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रामनबी जुलूस के दौरान ईदगाह और मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी शुरू कर दी है। जब मुजफ्फरपुर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य कई लोगों को हिरासत में लेकर के छानबीन की जा रही है। जब क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस टीम कैंप कर रही है। इस बीच वीडियो और तस्वीर से झंडा लगाने वाले युवक की पहचान कर ली गई है, जहां उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जुलूस का भी लाइसेंस रद्द करके मौजूदा लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। एसडीपीओ सड़ैया राजेश शर्मा ने बताया है कि 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जहां अन्य कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और अन्य भी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को पटना आ रहे हैं। जब 23 अप्रैल को पटना से आरा जगदीशपुर के लिए रवाना होंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। 75,000 झंडों के साथ लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और गृह मंत्री अमित शाह वीर कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि देंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया है कि ये अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्यक्रम है। संजय जायसवाल ने बताया है कि बिहार के सभी विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, 13 जिलों के अध्यक्ष और जिला प्रभारी के साथ आज बैठक हुई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के बिहार आगमन की जानकारी दी गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर बुलडोजर चलाना चाहिए, लेकिन बीजेपी के बुलडोजर पर तो नफरत और दहशत सवार है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि महंगाई और बेरोजगारी ने देश की जनता का दम निकाल दिया है। यह सरकार को लोगों की इन समस्याओं पर बुलडोजर चलाना चाहिए, मगर बीजेपी के बुलडोजर पर तो नफरत और दहशत सवार है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका मतलब पवित्रता का प्रतीक होता है। रामनवमी पर असहिष्णुता, हिंसा और घृणा के कृत्य किए जा रहे हैं। देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे नेता नफरत के प्रसार को देखने और फिर सुनने से इनकार करते हैं, वे मौन है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार बोर्ड ने मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। जो छात्र इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं वह आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के टाइम टेबल को डाउनलोड कर सकते हैं। जहां खबर के अनुसार बिहार बोर्ड मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा 5 मई 2022 से शुरू होगी और 9 मई 2022 तक चलेगी। जहां इसका आयोजन राज्य के अलग अलग जिलों में किया जाएगा। इसको लेकर के बिहार बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। वहीं बिहार बोर्ड मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा पहली शिफ्ट में सुबह 9:30 बजे से लेकर के 12:45 तक आयोजित होगी। वहीं दूसरी शिफ्ट की एग्जाम दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक चलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि आरबीआई ने जनता को एक और राहत दी है। आरबीआई ने जल्द ही बैंक खुलने के समय में बदलाव करने जा रहा है। आरबीआई के मुताबिक बैंक अब सुबह 1 घंटा पहले खुलेंगे। हालांकि अभी बंद होने के समय में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि कार्डलेस एटीएम से ट्रांजैक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बैंकों के समय को बढ़ाया जा रहा है। आरबीआई के मुताबिक बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में बैंक खुलने की टाइम चेंज की जा रही है। 18 अप्रैल 2022 से सुबह 9 बजे से बैंक खुलेंगे, यानी कि ग्राहकों को अब बैंकों से संबंधित काम करने के लिए 1 घंटा और समय मिल जाएगा। जहां अभी तक बैंक खुलने का समय 10 बजे था, जब बैंक अपने पूर्व समय के अनुसार बंद होंगे। जहां 1 घंटे का अतिरिक्त समय मिलने पर ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं के लिए अधिक समय मिल सकेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी आई है। जल्द ही बिहार में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है, जिसको लेकर के तैयारियां काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है। यह टेक्सटाइल पार्क बनने से लोगों के लिए रोजगार के मौके बनेंगे। जानकारी के अनुसार ये बिहार का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क होगा। इसके निर्माण से बिहार में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश से लगकर 1700 एकड़ जमीन को भी फाइनल कर दिया है। ये पार्क रतवाल में बनने जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये टेक्सटाइल का सबसे बड़ा पार्क बनेगा। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट से शुरू होने से लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। डीएम के निर्देश के बाद इस योजना को एसडीएम दीपक मिश्रा ने भी काम शुरू कर दिया है। टेक्सटाइल पार्कों को हवाई मार्ग से जोड़ने के भी प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की दूरी महज 60 किलोमीटर है। जहां इस तरह से देश और विदेश से हवाई संपर्क बना रहेगा। इसके साथ ही सरकार ने बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली जमीन को औद्योगिक हब के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि महंगाई की मार से लोग परेशान हैं। खाने पीने से लेकर के सजावट, बैंड बाजा तक पर इसका असर है। यह शादी में ज़रूरत के सामान पर पिछले साल की तुलना में 15 से 35% की वृद्धि हुई है। 15 किलो की रिफाइन का डब्बा पहले 2040 रुपये में मिलता था, वह अब 2900 रुपये में मिलता है। जब वही रसोई गैस की कीमत भी बढ़ गई, जो आपको मालूम है। कमर्शियल रसोई गैस के 19 किलो के सिलेंडर की कीमत 2469 रुपये हो गई है। वहीं 14 किलो की घरेलू गैस की कीमत 1047 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। केटर चलाने वाला मोहन पाल बताते हैं कि खाने के प्लेट पर 50% की बढ़ोतरी हुई है। 300 रुपये प्लेट का अब 450 रुपये देना पड़ रहा है। लाइट और डेकोरेशन का खर्च भी 1.5 गुना तक बढ़ गया है। डीजल पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होने से गाड़ियों की बुकिंग भी 30 से 35% महंगी हो गई है। किराना के सामान में भी पिछले 1 साल में 30 से 35% की वृद्धि हुई है।
सजावट पर भी 15 से 25% खर्च बढ़ गया है। कच्चे फूल से लेकर के आर्टिफिशियल फूल तक की कीमत बढ़ गई है। आर्टिफिशियल फूल के दाम में 25% की वृद्धि हुई है। बिहार टेंट व्यवसायी संघ के प्रवक्ता रंजन कुमार बताते हैं कि सजावट पर बिना जीएसटी के 15% का इजाफा पिछले साल की तुलना में हुआ है। जहां अगर जीएसटी जोड़ा जाए तो फिर ये वृद्धि 20 से 25% तक चली जाएगी। जो बैंड बाजा पिछले साल 15,000 में बुक हुआ था वह इस बार 18,000 रुपए में बुक हुआ है। कुर्सी प्लास्टिक वाला जो पिछले साल 3 रुपए प्रति कुर्सी की दर से लिया जाता था इस बार 5 रुपए प्रति कुर्सी हो गई है। जहां वीआईपी कुर्सी पिछले साल 15 रुपए में मिलती थी इस बार के लिए 20 रुपए देना पड़ता है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप राजगीर जू सफारी घूमना चाहते हैं और घर बैठे टिकट बुकिंग करने के लिए वेबसाइट सर्च कर रहे हैं तो फिर सतर्क हो जाइए। जी हां, इस बार साइबर साथियों ने राजगीर जू सफारी की ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने की फर्जी वेबसाइट बना दी है, जबकि हकीकत में राजगीर जू सफारी की ऑनलाइन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई है। यह दरअसल साइबर साथियों ने बिहार टूरिज्म के लोगों का प्रयोग करके और उसमें राजगीर जू सफारी की तस्वीर डाल करके ऑनलाइन टिकट बुकिंग की वेबसाइट राजगीर जू सफारी.com बना दी है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब सोमवार को राजगीर जू सफारी के डायरेक्टर हेमंत कुमार को एक मेल आया। उस फर्जी मेल में एक व्यक्ति ने लिखा है कि सर, मैंने राजगीर जू सफारी का ऑनलाइन टिकट बुक करवाया था, पैसे तो कट गए लेकिन टिकट नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने इस बात की लिखित शिकायत साइबर सिक्योरिटी सेल को दी। वही लोगों को इस फर्जीवाड़े से बचने के लिए विज्ञापन भी दिया जाएगा। जू सफारी के डायरेक्टर हेमंत कुमार ने बताया है कि राजगीर जू सफारी की अपनी वेबसाइट जल्द ही लॉन्च होगी। इस पर काम चल रहा है, लगभग काम भी पूरा हो गया है। इसके बाद ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया है कि फर्जी वेबसाइट बंद कराई जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में दुनिया का अलग तरह का अनोखा मामला सामने आया है। जब रोहतास जिले में 60 फीट लंबे लोहे के पुल की चोरी का मामला जब खुला तो ये भी इस चोरी से कम चौंकाने वाला नहीं निकला। जब पूरे विश्व में बदनाम करने वाले इस घटना का मास्टरमाइंड बिहार सरकार का एक सरकारी अधिकारी ही निकला। जब बिहार के सासाराम के सिंचाई विभाग के एक अधिकारी राधेश्याम सिंह ने ही इसकी पूरी साजिश रच डाली। इतना ही नहीं, उसने ही घटना की एफआईआर भी दर्ज कराई थी। इस घटना ने बिहार के अंतर्राष्ट्रीय बदनामी कराने वाला चारा घोटाले की याद दिला दी है, जिसमें मवेशियों को स्कूटर पर ढोया गया था। बिहार की परीक्षाओं में नकल के दौर की 7 साल पहले की एक तस्वीर भी याद आ गई है, जिसने बिहार को बहुत बदनाम किया था। जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही तस्वीर। जब बिहार में हुई इस घटना की बदनामी की गूंज सरहदों की सीमाएं लांघ गई। इसने अविभाजित बिहार में हुए चारा घोटाले की याद दिला दी है, जिसमें बड़े पैमाने पर मवेशियों की स्कूटर पर कागजी ढुलाई की गई थी। चारा घोटाले के अधिकांश मुकदमे अब अंतिम दौर में हैं। अब तक के सभी मामलों में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित कई अन्य को सजा मिल चुकी है। बिहार को अंतर्राष्ट्रीय बदनामी देने वाली एक और घटना साल 2015 में बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के दौरान हुई थी। उन दिनों बिहार बोर्ड की परीक्षा में नकल आम बात थी। साल 2015 में नकल की ऐसी ही एक तस्वीर वायरल हो गई थी। तस्वीर में एक परीक्षा केंद्र की बाहरी दीवार पर चढ़कर खिड़कियों के माध्यम से नकल के पुर्जे अंदर पहुंचाने का नजारा देख करके लोग स्तब्ध हो गए थे। नकल कराने वाले परीक्षा केंद्र के भवन की कई मंजिलों तक दीवार पर चढ़े हुए थे, जहां अगर उसमें से कोई गिर जाता तो फिर मौत भी हो सकती थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नालंदा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में धमाका हुआ है। नालंदा जिले के सिलाओ के गांधी हाई स्कूल में नीतीश कुमार का संवाद कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान किसी ने पटाखा बम फोड़ दिया। जब सीएम नीतीश कुमार के महज 15 से 20 फीट की दूरी पर यह बम फूटा। धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। जब पुलिस ने इस मामले पर तेज कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया है। हालांकि अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि जब सीएम का संवाद कार्यक्रम चल रहा था तो उसी दौरान मंच के पीछे खेत में बम फोड़ने की घटना हुई। दोस्तों बात करते हैं कि झारखंड से लैला हर रोज बिहार में एंट्री लेती है। जंगली इलाकों से होते हुए बिहार के कई जिलों में पहुंचती है और फिर इसके तलबगार खुशी के मारे झूम उठते हैं। इसे अपने साथ ले जाने वाले एक पल के लिए दूसरे दुनिया में चले जाते हैं और फिर इसके लिए अगले दिन का इंतजार करते हैं। लैला लोगों को ऐसे मदहोश करती है कि कईयों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। जहां कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस लैला के पीछे। भागलपुर और बांका में लैला ने कईयों को अपना शिकार बना लिया है। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये लैला है कौन। तो आपको बता दूं कि लैला ये नाम जितना उत्तेजित कर देने वाला है वैसा ही उसका काम भी है। जहाँ झारखंड में बनने वाली देसी शराब जिसे बोतल में कैद किया जाता है वही है लैला।
जहां उस शराब का नाम है लैला। बिहार में शराबबंदी के बाद झारखंड में बनाए जा रहे लैला की तस्करी जोरों पर हो रही है। जहां हर रोज दुर्गम इलाके से लैला की एंट्री बिहार में करवाई जाती है। लैला की डिमांड बढ़ी तो फिर इसके हमशक्ल बनाए जाने लगे। जहां झारखंड के जंगली इलाकों में नकली लैला बनाए जाने की कई खबरें सामने आ चुकी हैं। जहां हाल के दिनों में भागलपुर से बड़ी मात्रा में लैला ब्रांड की शराब बरामद की जा चुकी है। नवगछा में बीते शनिवार को सनहोल पुलिस ने 2 कार और एक बाइक से 90 लीटर देसी लैला शराब की बरामदगी की। जहां नवगछा से ही 59 बोतल लैला के साथ एक युवक गिरफ्तार किया गया। 5 अप्रैल को भागलपुर से सबौर में 475 बोतल लैला ब्रांड की शराब को बरामद किया गया। लगभग हर रोज लैला पकड़ी जाती है लेकिन आना नहीं छोड़ती है। जहां भागलपुर में होली से अब तक 35 से ज्यादा लोगों की मौत इस लैला की वजह से हो गई है। वहीं बांका में हुई मौतें भी किसी से छिपी नहीं है। मृतकों के परिवार वालों और आसपास के लोगों ने शराब पीने जैसे बातें कही है। जहां चर्चा हुई कि जहरीली शराब के चलते मौतें हुई है, लेकिन सरकारी आंकड़े में इसका जिक्र नहीं हुआ है। हो ना हो नकली लैला के पीने से ही लोगों की जान गई होगी। खैर, बिहार में लैला की पूरी तरीके से नो एंट्री कब तक होती है, एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। जहां सुशील कुमार मोदी ने कर्नाटक में 2019 में अपने चुनावी भाषण के लिए राहुल गांधी पर आरोप लगाए, जहां उन्होंने कहा था कि सभी मोदी चोर है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलाड जिले में एक जनसभा के दौरान कहा था कि पीएम मोदी ने देश में नोटबंदी की और पूरे देश को बैंकों के कतार में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि नरेंद्र मोदी ने आम लोगों के पैसे को बैंकों से निकालने के लिए आंशिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है और आम लोगों का पैसा उनके 15 दोस्तों को दे दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा था कि चोरों का एक समूह है, उनके पास एक टीम है, वे आपकी जेब से पैसे ले रहे हैं, किसानों छोटे व्यापारियों से पैसे छीन रहे हैं और उन 15 दोस्तों को दे रहे हैं, ये दावा करते हुए कि ये काले धन के खिलाफ लड़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बैंकों की कतार में खड़ा किया, आपकी जेब से पैसे लिया और बैंकों में जमा किया और फिर आपको पता चला कि आपका पैसा नीरव मोदी ने ले लिया, जो 35,000 करोड़ रुपए लेकर के देश छोड़ करके भाग गया। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और ललित मोदी के अलावा लंबी लिस्ट है। अब मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, सभी चोरों के नाम मोदी ही क्यों है? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अगर हम और खोजते हैं तो हमें कुछ और मोदी मिलेंगे। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का भी मोदी उपनाम है और चुनाव का समय होने के कारण उनका बयान मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि राजधानी पटना में स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब को पंजाब के एक सिख श्रद्धालु ने करीब 5 करोड़ के सोने और फिर चांदी के सामानों को भेंट किया है। जब पटना साहिब पहुंचे पंजाब के करतारपुर निवासी चिकित्सक डॉक्टर गुरविंदर सिंह सामरा ने 5 किलो सोना और 4 किलो चांदी से बने पलंग, चवर, केज बॉक्स समेत अन्य बेशकीमती सामानों को भेंट किया है। और डॉक्टर गुरविंदर सिंह ने शाम में सजे दीवान में ये सामग्री तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह गौहर मस्कीन को सौंपा है। इस मौके पर उन्होंने पंच प्यारे के लिए बेशकीमती कृपाल भी सौंपा है। इन सामानों की कीमत करीब 5 करोड़ बताई जा रही है। हालांकि डॉक्टर गुरविंदर सिंह सरने ने भेंट किए गए सामानों की कीमत बताने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जहां केंद्र सरकार एक बार फिर से अपने 50 लाख का कर्मचारी और फिर 65 लाख पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर केंद्र कर्मचारियों की जहां रिटायरमेंट उम्र बढ़ा सकते हैं, वहीं पेंशनर्स की पेंशन राशि में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाए जाने की बात कही गई है। साथ ही समिति ने सरकार को यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया है। आर्थिक सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो फिर इसके लिए सेवानिवृत्त की उम्र की समय सीमा को बढ़ाने की जरूरत है। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। रिपोर्ट में 50 साल से ऊपर के ऐसे व्यक्ति भी स्किल डेवलपमेंट की बात भी की गई है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कौशल विकास किया जा सके। इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले रिफ्यूजी प्रवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, ओपी राजभर और अपने चाचा शिवपाल यादव को साथ लेकर के उतरने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव हार के बाद अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं।
एक और चाचा शिवपाल यादव के भाजपा में जाने के कयास लग रहे हैं और वे सपा की बैठक में ना बुलाए जाने को लेकर खफा है, तो वहीं दूसरी ओर आजम खान का खेमा भी नाराज बताया जा रहा है। जहां आजम खान सपा के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे हैं और मुलायम सिंह यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। जहां काफ़ी समय से आजम खान कई मामलों में जेल में कैद है और उनके समर्थक अब खुलेआम नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। रामपुर में समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी फसाद अली खान ने तो सीधे अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को जब जेल भेजा गया और उनकी संपत्तियां जब्त की गई तो फिर अखिलेश यादव खामोश बैठे रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें मुस्लिमों के ही वोटों से जीती है। उन्होंने ये भी कहा है कि अखिलेश यादव या फिर मुलायम सिंह यादव को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने में मुस्लिम मतदाताओं का ही बड़ा योगदान था। आपको बता दूं कि ये पहली बार था जब आजम खान टीम की तरफ से इस तरह की अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ बोला गया हो। इसके बाद से ही कयास लग रहे हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी से किनारा भी कर सकते हैं, यानी कि आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा उनके एक अलग पार्टी बनाने की भी चर्चा है। ऐसे में सवाल यह है कि अखिलेश यादव के खिलाफ इस तरह की बगावत होने का कारण क्या है। दोस्तों बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के बैतूल में एक सिरफिरे प्रेमी द्वारा दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया है। दरअसल एक प्रेमी ने शादीशुदा महिला को उसके मासूम बच्चे के सामने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे महिला की मौत हो गई। जहां उसके शरीर पर आरोपी ने 16 बार चाकू मारा। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में मिली जानकारी के अनुसार 2 साल से चल रहे प्रेम प्रसंग को खत्म करने की प्रेमिका ने बात की तो फिर प्रेमी ने प्रेमिका के मासूम बेटे के सामने ही उस पर चाकू से हमला कर दिया। यह घटना देखकर के मासूम बेटा डर गया और खुद को अलमारी में बंद कर लिया। आरोपी का नाम संदीप साहू है, जिसने 26 वर्षीय रूबीना की हत्या कर दी। सारणी टीआर रत्नागर सिंहवे का कहना है कि संदीप साहू सोमवार दोपहर बाद रूबीना के घर पहुंचा और उस पर चाकू से कई बार वार किए। गले समेत अन्य स्थानों पर चाकू के 16 निशान पाए गए हैं। गंभीर हालत में रूबीना को अस्पताल लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका रूबीना और संदीप का 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ऐसे में रूबीना का कहना था कि बेटा बड़ा हो रहा है, इसलिए इस रिश्ते को अब खत्म कर देना होगा। इसलिए उसने संदीप से प्रेम प्रसंग को खत्म करने की बात कही है। इस पर संदीप ने चाकू से 16 बार रूबीना की वार करके हत्या कर दी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सत्ताधारी दल जेडीयू विरोधियों के घर में सेंध लगाने की भरपूर कोशिश करती है। आरजेडी नेताओं के पुत्रों से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को गहरा लगाव है। जेडीयू नेतृत्व ने पहले राजद के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे को दल में शामिल कराया। अब दूसरे कद्दावर नेता और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे को, जी हां, 2020 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रघुवंश बाबू के बेटे सत्यप्रकाश ने जेडीयू का दामन थामा था। आज जगदानंद सिंह के बेटे अजित सिंह ने अपने पिता को छोड़ करके नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया है। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजित सिंह दल में शामिल हो गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया है। इस मौके पर जेडीयू के कई नेता मौजूद रहे। जेडीयू में शामिल होने के बाद जगदानंद सिंह के बेटे ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राजद में पैसे पर टिकट बिकता है। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि राजद आज समर्पित कार्यकर्ताओं का कब्रगाह बन गया है। यहाँ समर्पित कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं होता है। अजित सिंह ने कहा है कि राजद में समर्पित कार्यकर्ता और नेता को जलील किया जाता है। चुनाव से पहले पैसे पर टिकट की खरीद बिक्री होती है। इस दौरान उन्होंने राजद पर जगदानंद सिंह और राजद के दिवंगत नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की उपेक्षा का भी आरोप लगाया है। इस दौरान अजित सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ भी की है, जहां उन्होंने कहा है कि देश भर में सबसे बेहतरीन मॉडल समाजवाद का है। इसका सबसे सफल उपयोग बिहार में नीतीश कुमार ने किया है। उन्होंने कहा है कि जदयू ही सभी जाति और धर्मों के साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। वहीं जगदानंद सिंह के बेटे को दल में शामिल कराने के बाद ललन सिंह ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पता नहीं जगदा बाबू की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो जलील होने के बाद भी वहां बने हुए हैं। उन्हें बार बार जलील किया जाता है, फिर भी वे राजद नहीं छोड़ रहे हैं। ललन सिंह ने कहा है कि हम चाहेंगे कि बेटा से सीख ले और आने वाले समय में वे भी निर्णय ले। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बिहार के सुदूर क्षेत्र को तो छोड़ ही दीजिए, राजधानी पटना में ही लगातार हर रोज शराब पकड़ी जा रही है। ताज़ा मामला पटना के पीर बहोर थाना क्षेत्र का है। यहाँ शराब तस्करी का गजब का मामला सामने आया है, जो सोचे कि आपको भी बता दें। यह शराब तस्कर रसोई गैस सिलेंडर में शराब छुपा करके ला रहा था, जिसे पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस दौरान 50 लीटर देसी शराब पकड़ी है, जब साथ ही साथ शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि रसोई गैस सिलेंडर में शराब छुपा करके तस्करी की
सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर जाकर के छापेमारी की। जब मामले को लेकर के थाना प्रभारी ने बताया है कि कई दिनों से इनपुट मिल रही थी कि अनोखी तरीके से शराब तस्करों द्वारा शराब डिलीवरी की जा रही है। वहीं पुलिस को भनक लगते ही शराब तस्कर सावधान हो जा रहे थे। इस बीच मंगलवार को लगभग 50 लीटर देसी शराब के साथ शराब तस्कर को भी पकड़ लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में फिजिकल टीचर के लिए भर्तियां निकली है, जिसके लिए जॉब नोटिफिकेशन पहले ही जारी किया जा चुका है। जहां अब इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए योग्य और फिर इच्छुक हैं वे आखिरी तारीख से पहले आवेदन कर ले। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से 15 दिनों तक आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। जहाँ सभी प्रारंभिक स्कूलों में एक शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक बहाल किया जाना है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 8,386 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 30 मार्च को ही जारी किया गया था। अधिसूचना के मुताबिक बिहार मध्य विद्यालयों में 8386 शारीरिक शिक्षकों एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों से 11 से 26 अप्रैल तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र 28 मई को भेज दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिवार वालों को मुआवजा देने की प्रक्रिया जारी रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि साल 2020 में जब कोरोना से लोगों की मृत्यु होने लगी थी तब उसी समय अप्रैल में 4 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद जब केंद्र सरकार से 50,000 रुपये दिए जाने की घोषणा हुई तो बिहार में 4 लाख रुपये के अलावा और 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर के निगरानी करता है कि मुआवजा राशि के भुगतान से कोई वंचित नहीं रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कई लोगों की शिकायत है कि उनके परिवारों में कोरोना से मृत्यु हुई है लेकिन मुआवजा नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग इन सब चीज़ों को देखेगी ताकि कोई भी मुआवजा राशि से वंचित नहीं रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना की पहले जैसी गंभीर स्थिति अभी नहीं है। बिहार में काफ़ी तादाद में कोरोना की टेस्टिंग हो रही है। देश के औसत से ज़्यादा कोरोना की टेस्टिंग बिहार में हो रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की गिनती बिहार ही नहीं बल्कि देश के टॉप नेताओं में होती थी। रामविलास पासवान बिहार के मंजे हुए नेता माने जाते थे। जहाँ लोजपा में भले ही टूट हो गई है लेकिन दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान पिता की विरासत को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। जहाँ इस कड़ी में चिराग पासवान ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है और हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम रामविलास पासवान के नाम पर रखने की मांग की है। चिराग पासवान ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कल मैंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात करके हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम लोजपा के संस्थापक एवं पद्म भूषण से सम्मानित आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम पर रखे जाने का आग्रह किया है एवं इसी संदर्भ में उन्हें पत्र दिया है। चिराग पासवान ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि आदरणीय रेल मंत्री जी, इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान मेरे द्वारा पूर्व में किए गए पत्र की ओर करना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल जी आग्रह किया था कि हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के नाम पर किया जाए। दोस्तों बात करते हैं कि रबी सीजन में कटाई का दौर जारी है। जब बिहार समेत देश भर के किसान अपने खेतों में खड़ी गेहूं, चना, सरसों की फसल की कटाई में इन दिनों व्यस्त हैं। इसके साथ ही किसानों ने खरीफ सीजन में बुआई को लेकर भी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें किसानों की तरफ से बीज के चयन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस बीच बिहार सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत बिहार सरकार का कृषि विभाग खरीफ सीजन के दौरान बीजों की गुणवत्ता की जांच करेगा। इसके लिए कृषि विभाग ने बीज निरीक्षक से लेकर के संयुक्त कृषि निदेशक और जिला कृषि अधिकारियों तक की जिम्मेदारियां तय कर दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार बिहार के 11 नए शहरों में जमीन रजिस्ट्री कार्यालय खोलने जा रही है, जहां इससे जमीन की खरीद बिक्री आसान हो जाएगी तथा लोगों को जमीन रजिस्ट्री कराने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। यह खबर के अनुसार नीतीश सरकार पटना के फतुहा, बिहटा और संपतचक में रजिस्ट्री कार्यालय स्थापित करेगी। वहीं बक्सर जिले के डुमराव, बेतिया के रामनगर और हाजीपुर में पातेपुर में भी रजिस्ट्री कार्यालय खोलने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दूं कि इन शहरों के अलावा भी राज्य के अन्य 5 छोटे शहरों में रजिस्ट्री कार्यालय खोले जाएंगे। निबंधन विभाग ने इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली है। सरकार की अनुमति के बाद इन शहरों में भी जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार आज के वर्तमान समय में पटना के बिहटा, फतुहा और संपतचक इलाके सबसे ज्यादा तेजी से विकसित हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन इलाकों में भी रजिस्ट्री कार्यालय खोलने का फैसला किया है, ताकि लोग जमीन की रजिस्ट्री आसानी से करा सके। दोस्तों बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल का मूल्य लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते दामों को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बयान दिया था कि इस मामले पर केंद्र ही कुछ कर सकता है।
जब बिहार सरकार फिलहाल कुछ नहीं कर सकती है। अब इसको लेकर के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। जब उन्होंने कहा है कि डीजल पेट्रोल के मूल्य वैश्विक स्तर पर घटते बढ़ते हैं, जब अभी फिलहाल जो हालात है उसका तुरंत समाधान नहीं निकाला जा सकता है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि सरकार नहीं चाहेगी कि इस तरह के हालात हो, लेकिन ऐसा करना पड़ रहा है। जब फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके मूल्य को लेकर के जो भी कुछ भी कहा है, निश्चित तौर पर हमें लगता है कि केंद्र सरकार इस पर संज्ञान लेगी। दरअसल राज्य सरकार द्वारा कुछ राहत दिए जाने के संबंध में पूछे जाने पर नीतीश सरकार ने सोमवार को कहा था कि पेट्रोल और डीजल पर हमने कुछ महीने पहले ही राहत दे दिया था। जब कोई चीज़ अगर इतने बढ़ जाए तो फिर हमारे पास तत्काल कहाँ है इतना संसाधन कि हम लोग तुरंत कुछ कर सके। ये तो पूरे देश का मसला है। उन्होंने कहा है कि तत्काल तो कुछ नहीं हो सकता है। तेल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार जल्द ही कुछ सोचेगी। संभावना जताते हुए उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि कुछ दिनों बाद स्थिति सामान्य हो जाए। दोस्तों बात करते हैं कि पटना नगर निगम क्षेत्र के लोगों को 2 माह बाद 37 नई बोरिंग के चालू होने से जलापूर्ति की बेहतर सुविधा मिलेगी। साथ ही पाइपलाइन बिछाने की 53 योजनाओं का 1 माह में पूरा होने से जलापूर्ति का कनेक्शन लोगों को मिलेगा। इससे हजारों लोगों को पानी आपूर्ति की सुविधा मिलेगी। गर्मी में पानी की समस्या नहीं हो, इसके लिए नगर निगम की ओर से सभी 118 बोरिंग से पानी आपूर्ति हो रही है। जहाँ इनमें 91 पुरानी बोरिंग और 21 नई बोरिंग है। जब बोरिंग की क्षमता अलग अलग इलाकों में अलग अलग है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद अब इस पर सियासत तेज हो गई है। जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की घटना को लेकर के एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद अब वे सरकार के निशाने पर आ गए हैं। जब सोशल मीडिया पर बिहार के एक फोटो को खरगोन का बता करके पोस्ट करने के मामले में अब उन पर FIR दर्ज करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर हमला करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ने एक धार्मिक स्थल पर युवक द्वारा भगवा झंडा फहराने की फोटो सहित ट्वीट किया है, वह मध्य प्रदेश का नहीं है। दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र है और प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की साजिश है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने का काम किया है। दिग्विजय सिंह प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। ये अपराध है जो क्षमा योग्य नहीं है। सभी वैधानिक कार्रवाई होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से पीड़ित जो बच्चे SKMCH में भर्ती हो रहे हैं, उनमें से अधिकतर बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया पाई गई है। SKMCH के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी ने कहा है कि जिन बच्चों में AES की पुष्टि हुई है उनमें हाइपोग्लाइसीमिया मिली है। इससे बच्चों का शुगर लेवल कम हो जा रहा है। 10 जनवरी से 11 अप्रैल तक जो बच्चे SKMCH में भर्ती हुए हैं उनमें से 12 बच्चों में AES की पुष्टि हुई है। इनमें से 8 बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया मिली है। जैसे सीतामढ़ी की जिस एक बच्चे की जनवरी में मौत हुई थी उसमें भी हाइपोग्लाइसीमिया पाई गई थी। जहां अभी तक जो बच्चे बीमार होकर के अस्पताल पहुंचे हैं वे सभी ग्रामीण इलाके के हैं। ये बच्चे अधिक गर्मी और बगान में खेलते थे और रात में बिना कुछ खाए पिए सो जाते थे, जिससे ये बीमार हो गए हैं। और डॉक्टर सहनी ने कहा है कि ये बच्चे रात में बिना खाए नहीं सोए तो फिर बीमार नहीं होते। अगर माँ बाप जागरूक हो और अपने बच्चों को शाम के समय स्नान करा दे और खाना खिला दे तो फिर बच्चे हाइपोग्लाइसीमिया से पीड़ित नहीं होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गया जिला के इमामगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत बिकोपुर मुखिया प्रतिनिधि छोटन खान प्रत्येक साल की तरह इस साल भी भीषण गर्मी को देखते हुए इंसान के साथ साथ जानवरों के लिए भी पेयजल की व्यवस्था कराने में जुटे हैं। हर साल ग्राम पंचायत की अगल बगल की नदियों में करीब आधा दर्जन JCB के गड्ढे की खोदाई करके पक्षी, जानवर और जंगली जानवरों के लिए पेयजल की व्यवस्था करते हैं, जिसके लिए आसपास के लोग बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में वाकई इंसानियत है तो फिर वे ग्राम पंचायत बिकोपुर के पंचायत प्रतिनिधि छोटन खान है, जो इतना व्यस्तता के बावजूद भी पक्षी और पशुओं की चिंता रखते हुए उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए तो जनता भी बिना लोभ के इनको अपना प्रतिनिधि चुनती है। आज इनके पंचायत के सशक्त होने के कारण इनकी इंसानियत, व्यवहार और बेहतर प्लान है, जिसके लिए 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद है। अपराधी आए दिन हत्या, चोरी, लूटपाट और गोलीबारी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बिहार के सासाराम जिले का है, जहां बैंक से 2 लाख रुपए निकल करके लौट रहे शख्स के साथ दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दे दिया गया है। जहां घटना जिले के डेहरी इलाके के नील कोठी की है। लूटपाट की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार सोमवार को डेहरी निवासी हरिंदर सिंह ये CBI की शाखा से 2 लाख रुपए निकाल करके अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से बाइक पर सवार
सवार होकर के आए दो अपराधियों ने उनके हाथ से रुपए से भरा झोला छीन लिया और आराम से फरार हो गए। जहां घटना के संबंध में पीड़ित ने डेहरी थाने को सूचना दी, जब पुलिस मामले दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। और दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।